हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडोजीनियस में। आज हम आपके लिए फिर से क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ऑप्टिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का पहला सीरीज लेकर के आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां आपको क्लास 12 और क्लास 10 फिजिक्स मैथ यानी ऑल सब्जेक्ट की आपको जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है पीडीएफ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी हीरा। तो जो सबसे ज्यादा कठोर होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ अगर देखिए कांच, पानी, लोहा और हीरा में सबसे कठोर हीरा हुआ करता है, यानी हीरा का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अविलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? ऑप्शन ए कह रहा है नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैंगनी और ऑप्शन डी लाल रंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहीं से भी जब प्रकाश गुजरती है तो लाल रंग का जो होता है वो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और वही कारण से वो सबसे अधिक लंबी दूरी तय कर पाती है। इसीलिए लाल रंग की प्रकाश जो होगी वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण कुछ इस तरह का हुआ करता है, जिसमें एक तरफ रंग पेन रहता है, जिसमें हम लोग अपना फोटोया देखते हैं, वो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है और ये एकदम से सीधा होता है। ऐसा माना जाता है कि समतल दर्पण एक प्रकार से गोलीय दर्पण ही होती है, लेकिन इस गोलीय दर्पण की त्रिज्या जो होती है वो आर का मान अनंत हुआ करती है, और जब त्रिज्या अनंत तो वक्रता त्रिज्या जो होगी वो अनंत हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो जैसा कि संबंध के बारे में जानते हैं हम लोग, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की अपेक्षा क्या होता है? μ2 बटा μ1। यहाँ पर इस तरह से नहीं दिया है, यहाँ कह रहा है कि ये हवा का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा कितनी होगी। तो ये हवा का अपवर्तनांक जो होता है, हवा का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा ये बराबर होगी हवा का अपवर्तनांक, यहाँ पर जल है, जल अगर यहाँ जल पे खत्म हो रहा है तो यहाँ जल से शुरू होना चाहिए। जैसे यहाँ है जल पे खत्म हो रहा है वाटर पे, लेकिन शुरू किससे हो रहा है? हवा से, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ जल से खत्म हो रहा है लेकिन शुरू हवा से, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कांच से खत्म हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है? शुरू हवा में शुरू, तो ये भी गलत हो जाएगा। वैसे ऑप्शन ए भी गलत है, इसमें यहाँ गुना लगेगा। तो हवा का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा, हवा का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा इंटू हवा जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा, इससे यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और 3/2 है, तो कांच का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा होगा। यहाँ पर बता रखा है जल का अपवर्तनांक है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक जो है वो है 3/2। हम लोग से कह रहा है कि बताएं जल का अपवर्तनांक μw किसकी अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। तो ये होगा μw बराबर μw बटा μg। जल का अपवर्तनांक यहाँ दिया हुआ है कितना है? 4/3 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8/3 9 8/9 ये हो जाएगा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8/9 ये जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण होता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो जैसे ही एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो ये चाहे तो अभिलंब से दूर या फिर अभिलंब की ओर मुड़ती है। यही कारण से जो होता है नीचे वाला तली थोड़ा ऊपर दिखने लगता है
अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी ये जो तली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है वो होती है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। देखिए, पानी का बुलबुला ही नहीं, कोई भी वस्तु जो चमकती है उसका कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में होता यह है कि कोई प्रकाश की किरण जैसे ही किसी वस्तु में प्रवेश करती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण बना लेती है और यह अधिक कोण के कारण ये किरण बाहर नहीं निकलती है बल्कि उसके अंदर लगातार बार बार जो है परावर्तित होती है और वस्तु को चमकाने का कार्य करती है। यही कारण है कि वायु में पानी का बुलबुला जो है चमकता रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन है कौन है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है? तो ये तो एकदम से क्रांतिक कोण का परिभाषा ही पूछ लिया गया है। क्रांतिक कोण का परिभाषा हुआ करता है सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होता है जब किरण जाती है। ऑप्शन ए कांच से पानी में, ऑप्शन बी कांच से वायु में, ऑप्शन सी हीरे से वायु में और ऑप्शन डी पानी से वायु में। तो इसमें जिसका अपेक्षिक अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें जो है क्रांतिक कोण का मान भी अधिकतम होगा। यहाँ देखिए तो कांच और पानी का अपेक्षिक अपवर्तनांक 8/9 निकलता है और यहाँ कांच वायु का अपवर्तनांक जो अपेक्षिक अपवर्तनांक होता है वो 3/2 होता है। हीरा वायु का अपवर्तनांक करें अगर तो 4.2 हुआ करता है और पानी से वायु का अपवर्तनांक करें तो ये 4/3 हुआ करता है। तो इनमें से जो सबसे कम मान वाला होगा वह क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए कांच से पानी में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण द्वारा और ऑप्शन डी तीनों दर्पण द्वारा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं समतल दर्पण तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता ही है, आभासी प्रतिबिंब, उसके साथ साथ उत्तल दर्पण भी बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो है कभी वास्तविक बनता है कभी काल्पनिक, लेकिन काल्पनिक और वास्तविक दोनों ही प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, यह नहीं कह रहा है कि हमेशा प्राप्त करना है, किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण से भी प्राप्त होता है, समतल से तो होता ही है और उत्तल से तो होता ही है। यानी तीनों ही दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर